हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक और नए चैप्टर की। रिलेट करता है क्लास 9 से। बट हम इस चैप्टर को, हालांकि डिलीट हो चुका है चैप्टर, बट वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर जस्ट बिकॉज फॉर एनटीएससी एग्जामिनेशन। जो बच्चे इस साल हैं और अगले साल एनटीएससी एग्जामिनेशन को मतलब डील करना चाह रहे हैं, उनको ये चैप्टर बेटा पढ़ना पड़ेगा। अभी तो इस साल सेशन से हट गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट सेशन में तो ऑफ कोर्स पूरा आपका 9th एंड 10th का सिलेबस आएगा। दिस इज द रीजन कि वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर एज वेल। ओके, सो बहुत ही सिंपल सा इकोनॉमिक्स का चैप्टर है एंड फूड सिक्योरिटी नाम से ही पता चल रहा है कि हर किसी इंसान को खाना मिले भारत में, उस चीज़ से रिलेट करता हुआ चैप्टर है। कुछ डेटाज हैं और मैक्सिमम थ्योरी है। समझने वाली बात इसमें केवल, अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा तो इसमें आपके समझने की चीज़ें जो है वो डेटा से रिलेटेड है और कुछ कंसेप्ट्स भी हैं, हालांकि मैक्सिमम पार्ट थ्योरी का है। विल ट्राई कि आपको बहुत ही आसान चीज़ शब्दों में इन सबको हम कंप्लीट करा सकेंगे, माफ़ कीजिएगा। सो करें शुरू, चले। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट फूड सिक्योरिटी, तो होता क्या है ये फूड सिक्योरिटी, इसको समझेंगे हम सबसे पहले। ओके, सो देखो भाई, फूड सिक्योरिटी का अगर बेसिक डेफिनेशन अपन लेते हैं या इसको अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो फूड सिक्योरिटी मतलब आप और मेरे तक खाना पहुंचे। ठीक है, हम सभी के पास में इतनी अपॉर्चुनिटी हो या अवेलेबिलिटी हो फूड की या अफोर्डेबिलिटी हो फूड की कि वी कैन ग्रैब दैट और वी कैन हैव दैट। ओके, तो फूड सिक्योरिटी रिलेट करता है उस ऐसी सिचुएशन से जिसमें हर एक इंसान, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी के पास में खाना अवेलेबल हो। दैट्स इट। ओके, तो फूड सिक्योरिटी वर्क्स ओवर द 3 डिफरेंट सेगमेंट्स लाइक द अवेलेबिलिटीज, द एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। अवेलेबल है कि नहीं, सोचिए कोई एक ऐसे एरिया में आप रह रहे हैं जहां पे खाना अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर कैसे खाओगे। ठीक है, अवेलेबल है लेकिन हम तक पहुंच में नहीं है, हम उसको अप्रोच ही नहीं कर सकते हैं। और अगर अप्रोच भी कर लिया तो जब दुकान के पास में गए तो दुकानदार ने कहा कि भैया एक ब्रेड का जो पीस है दैट वुड बी 100 रुपीज। तो जो अमीर है चलो उसके तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो गरीब है वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उसके लिए अफोर्डेबल नहीं है। सो फूड सिक्योरिटी इन सभी सर्कमस्टांसेस को खत्म करते हुए सभी लोगों के पास में ये सिचुएशंस प्रोवाइड करती है जिसमें उन सभी को खाने के लिए जो भी चीजें नीडेड है, ऑल सच थिंग्स कुड बी गेट। ठीक है, सो ऐसे में वो सारी चीजें अचीव कर सके। नाउ वी विल थिंक अबाउट कि जो फूड सिक्योरिटी है ये किन चीजों पे डिपेंड करती है। मतलब अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये फूड सिक्योरिटी वो कैसे लोगों तक पहुंचा सकती है। अमीर लोग हैं या फिर मिडिल क्लास हैं, वो तो आसानी से इन सभी चीज़ों को ग्रैब कर लेंगे, बट द कंडीशन वॉज रियली टिपिकल फॉर द पुअर वन, कि जिसमें उन लोगों के पास में ना तो अवेलेबिलिटी होती है उनके लिए, ना एक्सेसिबिलिटी होती है, ना और ना ही अफोर्डेबिलिटी होती है। सो गवर्नमेंट ट्राइज कि हर बार कुछ ना कुछ वो ऐसा करे जिससे कि जो पुअर पीपल है, पुअर कम्युनिटी है, दैट कैन एक्चुअली एक्सेस सच कंडीशन, कि ऐसी चीज़ें उनको मिल जाए। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट एंड काफी रिनोन सिस्टम हमारे सामने बताया गया है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सिंपल भाषा में कहूं, राशनिंग शॉप्स। अब राशनिंग शॉप्स भी बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो राशनिंग, शहरों के अंदर कोई बच्चा है तब तो वो नहीं जानता होगा, बट मैक्सिमम जो पुअर कम्युनिटी से या फिर गरीब गांव देहात वाला या फिर थोड़ा सा आप कह सकते हो पिछड़ा हुआ जो एरिया है, वहां पर ये बहुत ही इफेक्टिवली काम कर रहा है। पीडीएस सिस्टम क्या करती है गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जो किसान है उनसे उनकी जो क्रॉप है वो ले ले और उस क्रॉप को फिर वो बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे जो भी पुअर पीपल हैं उन लोगों तक वो खाना पहुंचाती है। इसमें अनाज होता है, चावल होते हैं, या केरोसिन ऑयल, या जो भी चीज़ें डेली बेसिस पर नीडेड है, उन सभी चीज़ों को पीडीएस सिस्टम के थ्रू लोगों तक पहुंचाया जाता है। अल्टीमेटली जो खाने की प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट करने की प्रॉब्लम, मतलब उसको सॉर्ट करने का कोशिश करती है गवर्नमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, पीडीएस सिस्टम में। या गवर्नमेंट जितने भी जो भी एक्शन लेती है कि हर जगह पर फूड की सिक्योरिटी या फिर फूड की अवेलेबिलिटी हो सके, उन सभी को इन सब के अंदर एड ऑन किया गया है। मैं ये कह सकता हूं कि फूड सिक्योरिटी आप सिर्फ तब दे सकते हो जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छे से एप्लीकेबल हो रही हो। गवर्नमेंट अगर जो भी पॉलिसीज बना रही है लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए, उसको सही तरीके से एक्सेस किया जा रहा है अगर, तो हमारे पास में
फॉर श्योर फूड की अवेलेबिलिटी मौजूद रहेगी, एज वेल एज फूड की सिक्योरिटी, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि देश के अंदर सभी लोगों तक जो फूड है वो पहुंच पाएगा, खाना है वो जो पहुंच पाएगा वो हो सकता है। ठीक है, अब ये फूड सिक्योरिटी का अगर हम कुछ और डिटेल में डिस्कशन करें, ऑलरेडी हमने इनको देखा है, तो इसके 3 डायमेंशन, जैसे ऑलरेडी मैं ऊपर बता चुका हूं, देयर आर बेसिक 3 डायमेंशंस फॉर दैट, एंड वही चीज यहां पे कॉपी की गई है, फॉलो की गई है कि अवेलेबल होना चाहिए, हमेशा जो खाना है वो कंट्री के अंदर मौजूद होना चाहिए, अगर हम भारत की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, तो भारत के अंदर जितने भी ग्रैंडरीज हैं जहां पर खाना रखा जाता है, या जो अनाज है उसका जो भंडार है, जहां पे अनाज के भंडार बनाए गए हैं, वो होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फूड सिक्योरिटी दे रहे हो लेकिन भारत के अंदर ही अवेलेबल नहीं है फूड, आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर में जो भी ग्रो किया है उसको आपने ग्रैंडरीज में रखा है, या फिर आपने इंपोर्ट भी अगर किया है तो वो भी अवेलेबल है कि नहीं, तो अवेलेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट डायमेंशन वुड बी अवेलेबिलिटी, देन द सेकंड वर्ड वुड बी एक्सेसिबिलिटी। केवल अमीरों के लिए है, मिडिल क्लास के लिए भी नहीं है और पुअर्स के लिए भी नहीं है, या फिर एक काइंड ऑफ कोई भी ब्रेड हो या फिर कोई भी फ्लोर हो, वो केवल एक अमीर को रिप्रेजेंट कर रहा है, गरीब को रिप्रेजेंट कर रहा है। याद करो क्लास 9th में हमने पढ़ा, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चाहे रशियन रेवोल्यूशन हो, उसमें फूड की स्कैरेसिटी के बारे में हमने पढ़ा था। वाइट फ्लावर और जो मिक्स ग्रेन था, तो वाइट फ्लावर वाला तो रिप्रेजेंट करता था किसको, अमीरों के खाने को, और वाइट जो मिक्स वाला था वो किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा था, कि गरीबों को। तो ऐसे में यहाँ पर वही चीज़ है, एक्सेस होना चाहिए, सभी लोगों तक वो चीज़ पहुँचे, तो एक्सेसिबिलिटी भी होनी चाहिए कि सभी लोगों तक वो पहुँच सके। साथ ही साथ अफोर्डेबिलिटी इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट, कि वो इतना अफोर्डेबल होना चाहिए कि चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति भी है तो वो उसको अफोर्ड कर सके, यूज़ कर सके। अच्छा, एक चीज़ और तुम जानते होंगे, इसमें हमने सभी ने पढ़ा है क्लास, हालांकि क्लास 9th में तो इतना डिटेल में नहीं है, बट जो बच्चे एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को पढ़ रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं, तो तुम जानते होंगे कि हमारे यहाँ पर कौन पर्सन पुअर होगा, कि कौन पर्सन पुअर होगा, इस बात के लिए हमने डिसाइड कर रखा है कि जिस भी पर्सन का मंथली इनकम, अगर मैं एवरेज उसके इनकम की बात करता हूं, तो इफ 1000 रुपीज तो शहरों में एंड 816 रुपीज गांवों में अगर वो अर्न कर रहा है तो वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं माना जाएगा। पॉवर्टी लाइन बात करते हैं ना अपन, पॉवर्टी लाइन की बात करें तो इसके लिए ये सेगमेंट यहां पर अपने दिया हुआ है। चलो ठीक है, अब सुनना, अगर मैं इसको 30 से डिवाइड कर रहा हूं, अगर मैं इसको 30 से डिवाइड करता हूं या इसको 30 से डिवाइड करता हूं, तो जो भी सम आ रहा है एटलीस्ट उतना ही होना चाहिए फूड का एक्सेसिबिलिटी। मैं अगर बात करूं अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी या फिर अवेलेबिलिटी, जितना भी आ रहा है। इसीलिए बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जो कि नॉमिनल रेट्स पे दोनों टाइम का खाना लोगों तक, गरीबों तक पहुंचाती हैं। जैसे राजस्थान के अंदर मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर कई सारे ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें 9 रुपीज़ के अंदर आपको खाना प्रोवाइड किया जाता है, एक बार का, सुबह का शाम का, जब भी वो कार्ट वहाँ दिखता है गवर्नमेंट का, या जो भी शेल्टर्स इन्होंने बना रखे हैं, 9 रुपीज़। दिल्ली में भी यही है, दिल्ली में तो 1 रुपये में ही है। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग लोगों ने चला रखा है, बहुत सारे MPs MLAs रिलेट करते हैं इस तरह की चीज़ों के साथ में। तो ऐसे में 9 रुपीज़ 10 रुपीज़, तो अफोर्डेबिलिटी यहाँ से निकाली है हमने। जो आपने पॉवर्टी लाइन डिसाइड की कि गरीबी रेखा ये है, तो उससे महंगा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 816 रुपीज़ तो पर डे का खर्चा, इसके अंदर हमने रहने का और कपड़ों का खर्चा भी जोड़ लिया, खाने का खर्चा तो ऑलरेडी लगभग 5 से 7 रुपए के बीच में ही आएगा ये। तो सरकार अगर इतने रुपए में दे रही है और ये कह रही है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं, बिकॉज ऑलरेडी ये चीजें उन्होंने खुद ने तय की है कि जो भी व्यक्ति 1000 रुपए महीना कमा रहा है वो गरीब नहीं है सरकार के हिसाब से। जबकि उनको कैसे बताया जाए कि 1000 रुपए एक व्यक्ति अगर कमा रहा है तो 1000 रुपए में कुछ नहीं होता पूरे महीने के अंदर, सरकार के हिसाब से ये तो बहुत है भैया। ठीक है, तो इतने में खाना होना चाहिए, जबकि इतने में तो बिस्किट का पैकेट भी नहीं आता एक। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन सरकार को कौन समझाए। अब देखो यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है, आगे हमारे कंट्री में ये चीजें हम कैसे अश्योर कर सकते हैं। तो इसने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया कि फूड की सिक्योरिटी या फूड की अवेलेबिलिटी सभी लोगों तक
अगर मैं सिक्योरिटी यहाँ बोलूँ ना तो समझ जाना लोगों तक खाना पहुँचाने का जो सेगमेंट है या खाना पहुँचाने की जो होड़ है, जो ललक है, या खाना पहुँचाने की, लोगों तक खाना मिल जाए, इस चीज़ की जो हम कह सकते हैं ना जिद है, उसके लिए हम किन चीज़ों को अप्रोच कर सकते हैं या किन थ्योरीज के साथ में हम उन सब चीज़ों को अचीव कर पाएंगे, वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए ज़रूरी है कि हमारे यहाँ पर हर एक व्यक्ति के लिए खाना अवेलेबल हो। पहले क्या होता था, जब ग्लोबलाइजेशन नहीं आया था ना, आई एम टॉकिंग अबाउट 1991, इसके पहले तक हम मैक्सिमम फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करते थे अमेरिका से, और ये वो टाइम ड्यूरेशन था जब हमारे पास में हमेशा खाने की कमी रहती थी पूरे भारत के अंदर। तो ऐसे में अमेरिका बहुत सारे प्लेस, मतलब एक तरीके से टैक्टिस होती ना, तो टैक्टिस प्ले करता था, लाइक जो चाहता था वो हमें शर्त रख देता था हमारे सामने कि भैया खाना चाहिए तो तुम्हें ये लेना होगा। या फिर ग्लोबलाइजेशन भी उसी का एक रिजल्ट है कि उन्होंने ग्लोबलाइजेशन भी हम पे थोपा। हम उस, हालांकि अच्छी चीज़ थी, लेकिन हम उसके लिए रेडी नहीं थे उस टाइम पर, बट वी हैव इनिशिएटेड दैट। ठीक है, तो 1991 तक हमारी कंडीशंस थोड़ी इस तरह की हुई, बट उसके बाद में हमने चीज़ें अपने आप में ग्रो करना शुरू किया और सेल्फ सफिशिएंट हम हो गए फूड के मामले में। तो वी बिकेम सेल्फ सफिशिएंट। याद रखना ये वर्ड, सेल्फ सफिशिएंट का मतलब इतना तो ग्रो करते हैं जितना हमें जरूरत है। तो यहां पर यही हुआ। इसके बाद में ऑल द पर्सन हैव टू कैपेसिटी टू बाय द फूड ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी। हर एक व्यक्ति के पास में इस चीज की भी मतलब थोड़ी सी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जो भी जिस भी रेट पे और सही क्वालिटी का जो भी न्यूट्रिशियस फूड है वो हमें मिल जाए, इसको हम खरीद सकें। ठीक है, तो हमारे पास में कैपेबिलिटी हो कि हम खरीद सकें। सारे लोग इस रेंज के नहीं हो सकते ना, क्योंकि सरकार के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि 130 करोड़ जनसंख्या को इस हिसाब से ही खाना दे। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। सभी लोग इतने तो कैपेबल होने चाहिए कि वो खाना मतलब बाय कर सकें। गॉट इट। देयर इज नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड। इसने कहा कि हमारे पास में ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि वी डोंट हैव द एक्सेस, कि हमारे पास तो खाना अवेलेबल होगा ही नहीं, मौजूद होगा ही नहीं, खाना तो हमें मिलेगा ही नहीं। जितने भी फूड ग्रेन्स होते हैं उन सभी फूड ग्रेन्स को वी कुड बाय, इस तरह का हमें मतलब हमारे पास में मौका होना चाहिए। पैसे की बात तो है ही है, बट उसके साथ साथ हमारे पास में कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए कि हम वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं उसके बाद ही हमारे पास खाना आएगा। इट शुड नॉट बी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये ओवरऑल एक तरीके का इंट्रो हमने स्टार्ट किया जिसमें हमने फूड सिक्योरिटी भारत के अंदर इसको समझने की कोशिश की कि सभी लोगों के पास में अवेलेबिलिटी हो, एक्सेसिबिलिटी हो एंड अफोर्डेबिलिटी हो। इसके बाद में अगर हम थोड़ा समझें तो हमारे सामने आता है कि जरूरत क्यों है हमें सभी लोगों को फूड सिक्योरिटी देने की, क्यों हम दें सभी लोगों को फूड सिक्योरिटी। अब ये तो हो नहीं सकता कि डेमोक्रेसी में रह रहे हो तो सारी चीजें सरकार ही देगी, ऐसे तो आप पढ़ोगे नहीं, तो आप सरकार से नौकरी की डिमांड करोगे तो सरकार नौकरियां भी थोड़ी देगी तुम्हें। यू नीड टू स्टडी। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर जो इसने कहा वो ये है कि कई सारे ऐसे सेगमेंट्स आते हैं हमारे पास में कि ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण से हमें ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, सरकार डेमोक्रेसी है हमारे देश के अंदर, डेमोक्रेसी को हम फॉलो कर रहे हैं, मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में बिलीव करती है। तो कई सारी ऐसी चीजें हुई है लास्ट फ्यू ईयर्स में या लास्ट डिकेड्स में कि सरकार को इस चीज के लिए थोड़ा सोचना पड़ा। पहली चीज, हमारे यहाँ हार्वेस्ट हालांकि पहले की कंपैरिजन में तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन अगर हम रेशियो वाइज देखें तो उतनी ज़्यादा नहीं हो पाई। तो कई ऐसे ऑप्शंस अभी हम पढ़ेंगे वन बाय वन कि जिसमें हमें पता चलेगा कि अगर आप देश के अंदर हैं, सरकार की जिम्मेदारी बनती है अगर वो डेमोक्रेसी को चला रही हैं तो, या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो, कि जनता के सामने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करना, उनको फेस करना और इवन उनका सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स का सरकार के लिए ही या उसकी ही जिम्मेदारी है। This is the reason कि we will see one by one so many options, so many reasons, approximately 6-7 reasons we will discuss. By that we could be able to give the answer of it कि why it is actually important to give them the food security. Okay? तो सबसे पहली चीज कि हमारे यहाँ पर जो पॉपुलेशन है लगातार बढ़ती जा रही है। अब सरकार देखो क्या कर सकती है, सरकार ये तो कह सकती है कि पॉपुलेशन को हमें कंट्रोल करना है। अब देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, एक घर के अंदर 4 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, और जो हस्बैंड है वो अच्छा कमाते हैं, बट द कंडीशन वाज कि पॉपुलेशन मतलब उनके घर के अंदर जो मेंबर थे वो बढ़ गए। तो जो लोग 4 बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को सस्टेन कर पा रहे थे, अब अगर उनके घर में 10 लोग हैं टोटल, तो ऐसे में उनकी जो लाइफ का स्टैंडर्ड है या लिविंग स्टैंडर्ड है वो डाउन होगा, जो भी न्यूट्रिशियस फूड वो खा रहे हैं वो कम होगा।
ठीक है। तो ऐसे में सरकार क्या कर सकती है? सरकार कुछ नहीं कर सकती। हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है अगर वो ओवर हो रही है, हमारी पॉपुलेशन अगर ज़्यादा हो रही है या लगातार पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, तो ऐसे में सरकार को ज़रूरत है उन लोगों के लिए काम करने की जो लोग फूड ग्रेन्स गेन नहीं कर पा रहे या फूड वो गेन नहीं कर पा रहे, उन लोगों के लिए काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम पॉपुलेशन देखें तो 121 करोड़ पॉपुलेशन थी हमारी 2011 में। 2021 की पॉपुलेशन, हालांकि अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल डेटा तो नहीं है, बट हाँ हम लगभग 140 के आसपास एस्टिमेट पहुंच जाएंगे, 140 करोड़ के आसपास हम पहुंच जाएंगे जिस हिसाब से अभी सिचुएशन चल रही है। आपको एक बार से पॉपुलेशन वाले को मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू कोशिश करता हूं समझा सकूं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, जैसे मैंने ऑलरेडी अभी आपको बताया कि अगर खाने वाले लोग बढ़ जाएंगे तो क्वालिटी ऑफ द फूड है वो कमज़ोर हो जाएगी, कम हो जाएगी, या फिर जो एक्सेसिबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। तो अगर 5 लोग हैं एंड 5 पीपल आर एक्चुअली लिविंग टुगेदर, 5 लोग एक साथ रह रहे हैं, 50,000 कोई भी पर्सन है अगर वो अर्न कर रहा है, तो इट इज़ ईजी कि वो पर पर्सन के ऊपर 10,000 रुपीज़ का खर्चा महीने के महीने हो सकता है। बट अगर यहां पर ये लोग 10 हो जाएंगे तो दैट ऑटोमेटिकली गोज टू 5,000, राइट। अगर यही 50 लोग हो जाएंगे तो अगर यही 50 लोग हो जाएंगे तो ऑफकोर्स यहां पर टोटल 1,000 रुपीज ही आएगा। तो ऐसे में जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो सर्कमस्टेंसेस जस्ट अपोजिट हो जाते हैं, कंडीशंस जस्ट अपोजिट हो जाती है। तो 2011 के हिसाब से अगर मैं डेटा बताऊं तो लगभग 121 करोड़, और अगर मैं अभी के हिसाब से डेटा बताऊं 2021-22 के हिसाब से तो लगभग मेरे हिसाब से 140 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन होगी। नेक्स्ट पॉइंट से अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, हमारे यहाँ मैक्सिमम लोग जो हमारे यहाँ के किसान हैं वो लोग अब जिस तरह की कंडीशंस हैं उन सभी से थोड़ा सा निजात पा रहे हैं, छुटकारा पा रहे हैं। दे आर नॉट एक्चुअली शोइंग इंटरेस्ट कि वो हार्वेस्ट ग्रो करें। अब वो भी अपनी ज़मीनें बेच के लेविश लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से किसान की हमारे यहाँ पर कंडीशन है भारत में वो अच्छी नहीं है, ठीक है। और आज भी क्योंकि हम मैक्सिमम हमारे यहाँ जब फार्मर जो हैं वो पुराने टेक्नोलॉजी के हिसाब से हार्वेस्ट ग्रो करते हैं एंड उसके अंदर उनको बहुत नुकसान होता है। आप बिलीव करें लगभग 3 या 4 रुपए किलो के हिसाब से उनसे सामान लिया जाता है, और जो मीडिएटर होते हैं जिनका काम कुछ नहीं, केवल दुकान खोल के बैठे हैं और जिनके पास में स्टोरेज है, वो उसी चीज़ को किसान से 3-4 रुपए में लेकर के कई गुना मुनाफे के साथ में बेच देते हैं आगे, और कंज्यूमर्स को और भी ज़्यादा महंगा वो चीज़ मिलता है। तो सेकंड पॉइंट हमारा इसी चीज़ से रिलेट करता है कि हमारे यहाँ पर लगातार जो ज़मीन है जिस पे खेतीबाड़ी की जाती है उस पे जो नेट सोइंग एरिया है वो भी लगातार रिड्यूस होता जा रहा है। मतलब हमारे यहाँ पे ग्रेजुअली धीरे धीरे जो किसान है वो अपनी ज़मीनों को क्या कर रहा है, वो उन ज़मीनों पे खेती करना छोड़ रहा है और वो मूव कर रहा है। कोई या तो ज़मीन बेच जाता है या फिर किसी मतलब मैक्सिमम पार्ट को छोड़ देता है, उतना ही ग्रो करता है जितना कि उसे ज़रूरत है या वो अपने खुद को कंज्यूम कर सकता है। तो हमारे यहाँ लगातार रिड्यूस हो रहा है नेट सोइंग एरिया। इसके अलावा हमारे यहाँ पर एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पर जो भी हार्वेस्ट ग्रो होती है किसान से ली जाती है और उसको होल्ड कर दिया जाता है। इसके अलावा फिर उसकी ब्लैक मार्केटिंग होती है। ब्लैक मार्केटिंग एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। क्या होता है ब्लैक मार्केटिंग में? जैसे इमेजिन कीजिए किसान से टमाटो है, टमाटो उन्होंने ले लिया 5 रुपीज़ के जी के हिसाब से, और बहुत सारे टमाटो को उन्होंने कोल्ड स्टोरेजेस में डाल दिया कि जब ज़रूरत पड़ेगी, जब दाम बढ़ जाएंगे तो उसको हम बेचेंगे। सारी जगह से सभी लोगों ने मिलकर के टमाटो को एक तरीके से बाज़ार से स्टॉक आउट कर दिया। उन्होंने सारे के सारे टमाटोज़ अपने वेयर हाउसेज में रख दिए या कोल्ड स्टोरेजेस में रख दिए। चलो अब क्या हुआ, इसके बाद की कंडीशन कुछ ऐसी होगी जब समाज के अंदर, दुनिया के अंदर, मतलब जितने भी एरियाज़ हैं जहाँ पे टमाटो कंज्यूम होता है उन सभी जगहों पर अगर जब टमाटर मांगे जाएंगे तो बोलेंगे टमाटर तो है ही नहीं सामने। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में वो लोग फिर थोड़ा थोड़ा टमाटर बाहर बेचेंगे। देखो आ तो नहीं रहा, ये बड़ी मुश्किल से लेकर आए टमाटर, अब इसका रेट क्या होगा, इतना रुपये होगा। फिर बोलेंगे ना भैया आपने भी सुना होगा सामने से महंगा आ रहा है, हम क्या करें। तो ये वही चीज़ है, जब दाम बढ़ जाएंगे फिर अचानक से वो सप्लाई चालू करेंगे। ऐसा होता है ब्लैक मार्केटिंग में। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ड्यू टू सच रीजंस
कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, नेट सोइंग एरिया हमारे यहाँ कम है, इसके कारण से प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होता, ब्लैक मार्केटिंग भी होती है। इन सब चीज़ों के कारण फूड सिक्योरिटी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन विच इज़ कि हम यहाँ पर कल्टीवेशन जो है, लैंड पे कल्टीवेशन है वो बहुत कम हो गया है। नेक्स्ट ऐसे ही हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा करप्ट है, और इसके बाद में हमारे यहाँ पर नेचुरल डिज़ास्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। चलो इसको थोड़ा सा और डिटेल में एक बार समझना पड़ेगा। एक्चुअली ये बोर्ड थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कभी कभार। एक बार इसको पीछे लेके जाते हैं। चलिए यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर लैंड अंडर कल्टीवेशन ये वाला और नेट सोइंग एरिया वाला थोड़ा सा अंतर है। नेट सोइंग एरिया के अंदर ये जो कल्टीवेबल लैंड है उसमें से कितने एरिया पर बुआई की जा रही है उसके ऊपर हम बात कर रहे थे, लेकिन ये है अंडर द लैंड कल्टीवेबल, जो कल्टीवेबल लैंड है उसके बारे में बात कर रहे हैं। आपने कल्टीवेबल लैंड के ऊपर फैक्ट्रीज लगा दी, आपने पूरी की पूरी वो जगह खराब कर दी। बात समझें, इस वाले पॉइंट में और उस वाले पॉइंट में क्या बड़ा अंतर है? सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि यहां पर जो लैंड अंडर कल्टीवेशन है वो कम हो रहा है, मतलब पूरी की पूरी जमीन जो है उसको किसी दूसरे पर्पस के लिए भी यूज किया जाने लग गया है, जबकि उसमें लैंड वही रहती है, उस पर और कोई काम नहीं हो रहा, बट हार्वेस्ट पूरे खेत पे ना करके किसी पर्टिकुलर छोटे से एरिया पे या पीस पे की जाती है। बात समझ में आई? तो ऐसे में बाकी पूरी की पूरी वो जो लैंड होती है वो वेस्ट पड़ी रहती है, जबकि इस पे तो कल्टीवेबल जो लैंड है उसी के अंदर ही रिड्यूस हो जाता है वो, या तो फिर उसको पशुओं के चराने के लिए भेज देते हैं, या फिर उस पर कोई फैक्ट्री खुल जाती है, या फिर कोई और काम हो जाता है। ठीक है, तो बैरन लैंड्स बन जाती है वो। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे फैक्ट्रीज लग जाती है, वेयर हाउसेज बना दिए जाते हैं, या फिर शेल्टर हाउसेज बना दिए जाते हैं, तो ये जो कल्टीवेबल लैंड है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। करप्शन, तुम जानते हो हमारे इंडिया के अंदर करप्शन की तो खैर बात ही क्या करें। करप्शन का हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बोलबाला है, करप्शन हमारे यहाँ बहुत होता है, एंड दिस इज़ द रीज़न कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए कहीं ना कहीं ये जो स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च करती है उसका बेनिफिट नहीं ले पाते। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी उसने बताया कि कई सारे मेजरमेंट्स हमने अडॉप्ट किए हैं कि प्राइस को कंट्रोल किया जाए, या फिर अभी जैसे मैंने ब्लैक मार्केटिंग वर्ड यूज़ किया, उस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए काम किया जा रहा होता है, लेकिन ये काम नहीं हो पाता ड्यू टू मैल प्रैक्टिसेस या फिर करप्शन। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो मशीनरी है दैट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अगर ये काम करे तो शायद किसानों को आत्महत्या करने की ज़रूरत ना पड़े, बट यहाँ ये काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर जो किसानों को बेनिफिट मिलना चाहिए, आम जनता को जो बेनिफिट मिलना चाहिए, देखो कितना अच्छा हो, किसान से 10 रुपये में चीज़ खरीदी जाए, 5 रुपये में मीडिएटर ले, और 5 रुपये जो भी सप्लायर है वो ले, और 20 रुपये में चीज़ आसानी से किसको मिल जाए? जो कंज्यूमर है उसको। महंगाई अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। यहाँ चीज़ें उल्टी होती है। क्या होता है? 3 रुपये में किसान से ली जाती है, 30 रुपये में मीडिएटर को बेची जाती है, मीडिएटर से मतलब किसान से ली गई मीडिएटर के थ्रू, मीडिएटर ने बेची जो सप्लायर है उसको। ठीक है, 30 रुपये में उसको बेची, 10 रुपये उसने मुनाफा जोड़ा, 40 रुपये में कंज्यूमर के पास पहुंची। इसमें सबसे कम मेहनत करने वाले इंसान के पास, जो गली गली घूम के सप्लाई कर रहा है, वेजिटेबल बेच रहा है, अपनी छोटी सी रेडी लगा करके सब्जी बेच रहा है वो, या फिर और कोई चीज़ बेच रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट उसको भी नहीं होता, उसको होता है जो किसान से खरीदता है डायरेक्ट। तो ऐसे में ये जो बिचौलिए हैं इनके साथ बड़ी दिक्कत है, इनके ऊपर कंट्रोल नहीं है, और यही सबसे बड़ी। अब सोचो वो आदमी क्या जमाखोरी करेगा, वो आदमी क्या ब्लैक मार्केटिंग करेगा, जिसके पास बहुत ही छोटा सा एक सेटअप है। ये तो वो लोग कर सकते हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े सेटअप हो। ठीक है, सो इनको कंट्रोल करना जरूरी है। हमारे यहाँ पे करप्शन काफ़ी ज़्यादा है, इस कारण से करप्शन अगर ना होता तो हमें शायद फूड सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं होती। और लास्टली हमारे यहाँ नेचुरल डिज़ास्टर्स वगैरह जैसी कंडीशंस हैं, तो किसान हो चाहे आम जनता हो, लोगों तक पहुँचना भी, अगर जैसे इमेजिन कीजिए एक्सेसिव अवेलेबिलिटी नहीं है, तब क्या कर लेगा कोई? तब जब अवेलेबिलिटी नहीं है, नेचर ने सब कुछ डिस्ट्रॉय अगर कर दिया है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे फिर गवर्नमेंट को सामने आना पड़ेगा और उनको जो फूड अवेलेबिलिटी है वो अश्योर करनी पड़ेगी। इमेजिन कीजिए आप एक ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर जो आम जनता है वो सफ़र कर रही है कोई भी डिज़ास्टर से, क्लाइमेटी से। ऐसी कंडीशन में जो भी चीज़ें
ऐसी कंडीशन में जो भी चीज़ें अवेलेबल होगी उन सभी को, मतलब हर एक इंसान खाएगा, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मिडिल मैन हो, या फिर मिडिल क्लास फैमिलीज हो, पुअर हो, चाहे रिचेस्ट हो, तो हर एक इंसान को वही चीज़ एक्सेस करनी पड़ेगी जो चीज़ अवेलेबल है। तो गवर्नमेंट विल अश्योर कि ऐसी चीज़ें सभी को मिले, और अगर सिर्फ तब जब इस तरह का कोई डिजास्टर वगैरह क्रिएट हो। बाकी तो सब अपने हिसाब से ही कंज्यूम करते हैं। कोई लक्ष्मी भोग आटा खाएगा तो कोई और दूसरा खाएगा, कोई चक्की का आटा खाएगा, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट्स थे। इसके अलावा यहाँ पर अगर सेम क्वेश्चन आता है कि जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, कैलेमिटी होती है, तो व्हाट विल बी द कंडीशंस फॉर फूड अवेलेबिलिटीज, फूड सिक्योरिटीज किस तरह से अफेक्ट होती है इस तरह के टाइम ड्यूरेशन में। तो हम सभी जानते हैं कि जब कोई भी डिजास्टर आता है तो सबसे पहले तो वहां पर अवेलेबल जितनी भी चीजें हैं, ऑब्वियसली क्रॉप फेलियर होगा ही होगा। आपको ध्यान होगा थोड़े दिन पहले कोविड वाले टाइम पर वो आता ना, बहुत सारे जानवर उड़ने लग गए थे, मेरा नाम याद नहीं आ रहा उसका, तो कमेंट में बता देना मुझे क्या नाम था उसका। तो वो हिंदी में तो उसको टिड्डी कहते हैं ना, टिड्डी कहते हैं शायद। तो वो इतने सारे तादाद में थे कि किसी भी क्रॉप पे वो बैठते थे, ऐसा सुना है मैंने, तो हालांकि मैं जानता नहीं हूँ इतना ज़्यादा, बट ऐसा सुना है मैंने कि उनका जो ईटिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती है। एक बार में अपनी बॉडी के टोटल वेट का वो 1/3 खा जाते हैं, ऐसा मैंने सुना, ठीक है। सोचिए इतना बड़ा कोई खेत था, अगर उस पर भी आके वो बैठते हैं और पूरे एक दिन भी बैठ जाते हैं तो 1/3 पोर्शन तो ऑटोमेटिकली वो गायब कर देंगे। अगर गलती से 2 दिन रुक गए और 3 दिन रुक गए तो फिर खेती खत्म है। तो ऐसे में डिजास्टर आ गए तो क्या करोगे? चलो ये एक नेचुरल फिनोमिना है। एक और देखो ऐसा ही कि तेज बरसात आ गई तो जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा बेचारा ये आदमी, केले के पेड़ हैं ये सारे जो टूट गए हैं, जो बचे कुचे हैं वो अपने वहां से उसको क्लीन कर रहा है, साफ करके लेके जा रहा है। तो ऐसे में जब क्रॉप फेलियर होता है तो क्या कंडीशंस होती हैं फूड सिक्योरिटीज की, या कैसे आप इसको अश्योर करते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि अगर कभी भी ऐसा होता है, कोई भी कंडीशन ऐसी हमारे सामने आती है, तो फॉर दैट जो गवर्नमेंट होती है वो अश्योर करती है कि सभी लोगों को राशनिंग्स के थ्रू, या फिर वो खाना भी सप्लाई करती है। कई बार ऐसा भी आता है ना, बाढ़ वगैरह आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, हमने बहुत सारी मूवीज में देखा है कि जो आर्मी पर्सोनेल्स हैं वो हेलीकॉप्टर से जा रहे होते हैं, ऊपर से खाना गिरा रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट ये चीज अश्योर करती है कि अगर कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं तो कोई भी व्यक्ति भूख के कारण, स्टार्वेशन के कारण, एपेटाइट के कारण मरे ना। हर एक व्यक्ति, हालांकि एक और चीज समझो, अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करे तो भूख के कारण ही लोगों की मौत होने लग जाएगी, और अगर ऐसा होगा तो डिजीज और बढ़ेगी, ठीक है। तो कई बार अगर भूख से भी इंसान मर रहा है तो बहुत सारी बीमारियां होती है, फिर ज्यादा मौतें होगी। तो ऐसे में जरूरी है कि गवर्नमेंट इन सब चीजों का अश्योर करे। जो इतने बड़े लेवल पे, मैसिव लेवल पे स्टार्वेशन से या एपेटाइट है, उसको आप वो फेमाइन में ना बदल जाए, उसके लिए गवर्नमेंट अश्योर करती है कि सभी तक पीने का पानी और जो खाना है वो पहुंचे, ठीक है। सो ये काम गवर्नमेंट का है। हमने ऐसा बहुत बार देखा है, उड़ीसा के अंदर देखा हमने, इसके अलावा अगर आपको ध्यान हो तो उत्तराखंड के अंदर देखा हमने, गुजरात के अंदर देखा हमने, बिहार के अंदर फ्लड में हमने देखा। इसके अलावा साउथ रीजन जैसे उड़ीसा के अलावा हमारे पास में केरला में हमने देखा। इतनी सारी जगह पर इस तरह की कंडीशंस आती हैं। राजस्थान के अंदर जैसलमेर वाला जो पोर्शन है वहां पर कई बार, तो ऐसे एमपी के अंदर तो कई ऐसी जगह है जहां पे इस तरह की कंडीशंस हमने फेस की है, हमने ऑलरेडी देखी है। तो वहां पर फूड सिक्योरिटी अगर अफेक्टेड हो जाती है तो फिर तो वहां पे फेमाइन लाइक सिचुएशन आना, मतलब फेमाइन नहीं कहूंगा, वहां पर एक तरीके की, हाँ फेमाइन भी बोल सकते हो या फिर एपिडेमिक भी बोल सकते हो, ठीक है। एपिडेमिक जैसे कोविड वाला सिचुएशन है वैसा कुछ हो सकता है। सो ऐसा कुछ ना हो, सो इट कुड बी and it must be कि government must be there and assure the food securities for everyone, and if the condition was like कि यहाँ पर natural disaster है तो ऐसे में government का जो work होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, and government must work for eradicate such, उसको ख़त्म करने के लिए government को assure हमें करना ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे अगर हम पढ़ें तो सबसे ज़्यादा इनसिक्योर कौन है, अगर हम खाने के मामले में बात करें तो सबसे ज़्यादा इनसिक्योर पर्सन कौन होगा, किसके पास में फूड अवेलेबिलिटी नहीं होगा, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि कौन व्यक्ति होगा जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगा। सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि हु इज गोइंग टू बी फूड इनसिक्योर। सो इंडिया के अंदर तुम जानते हो बहुत अलग अलग लेवल पे अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग टाइप के लोग यहाँ मतलब रहते हैं।
इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है उन लोगों के साथ में है जो सबसे निचले तबके से आते हैं, जिनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली ही नहीं कि वो अपने आप को ग्रो कर पाएँ। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो लोग ओवरली डिपेंडेंट है दूसरे लोगों पर। तो जैसे आप यहाँ बात करें जिनके पास, सबसे पहले अगर फार्मर्स की बात करते हैं अपन, तो 4 टाइप के फार्मर होते हैं, बिग हो गया, मिडिल हो गया, स्मॉल हो गया। एक वो कंडीशन होती है जो कि होता है लेबर या फिर लैंडलेस फार्मर, तो उसके साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा और कंडीशन जो ट्रेडिशनल आर्टिशियंस हैं, या मतलब जो आर्टिस्ट ऐसे जो ट्रेडिशनली पुराना कोई काम करते हैं, जिनके अब मॉडर्न एज के अंदर लाइफ ही नहीं है, मतलब उनका ना तो काम का वैल्यू किया जाता है ना ही उनको इंपॉर्टेंस दी जाती है, वो लोग हो गए। कोई भी ऐसे ट्रेडिशनल सर्विसेज देने वाले लोग हो गए, छोटे सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो गए, बैगर्स हो गए, या और कोई, इन लोगों के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इनको इनसिक्योरिटी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर मैं अर्बन एरियाज में बात करूं तो उन फैमिलीज के साथ में ज़्यादा है जहां पे जनरली कंडीशन ऐसी आ जाती है सामने कि पीपल आर नॉट, मतलब द पॉपुलेशन, द मेंबर ऑफ द फैमिली इज मच एंड द इनकमिंग्स ऑफ दैट फैमिली इज लेस। कम तो आमदनी, ज़्यादा खर्चे, उनके साथ में भी इनसिक्योरिटी है। बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल ऑल्सो कंक्लूडेड इन इट। ठीक है, याद रखें जिनकी वेजेस बहुत कम हैं, जिन लोगों के पास में इनकमिंग्स बहुत कम है, एंड दे आर नॉट कैपेबल टू बाय, या दे आर नॉट कैपेबल टू हैव, जितना उनको चाहिए न्यूट्रिशियस फूड उतना वो ग्रैब कर सकें, जितना उतना वो गेन कर सकें, उन लोगों के लिए ज़रूरी है फूड सिक्योरिटी। वो इनसिक्योर ज़्यादा है। कोई भी ऐसा सोशल कंपोजिशन जो कि इन एबिलिटीज़ के अंदर है, किसी भी तरीके से वो खाना नहीं गेन कर पा रहा है। सोचिए कोई ऐसा पर्सन है जिसको कोई जॉब ही नहीं देता, उसका क्या करोगे आप? वो काम करना चाहता है बट उसको जॉब मिल ही नहीं रही है, ड्यू टू कोई भी कारण हो सकता है कि फिजिकली वो डिसेबल्ड है या फिर स्पेशल केस है कोई, तो ऐसे कंडीशन में उनके साथ में भी बहुत दिक्कत है। स्पेशली उन लोगों के कारण या उन लोगों के लिए हमें काम करना ज़रूरी है। कई बार ऐसे सोसाइटी के अंदर बहुत सारे सेक्शंस बने हुए हैं, ST SC और कुछ OBC ग्रुप हैं जिनके साथ में ऐसा उनको देखने को मिलता है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, उन्हें इनसिक्योरिटी ज़्यादा होती हैं, उन्हें इनसिक्योरिटी फेस करनी पड़ती है। वो नहीं चाहते हुए काम करना चाहते हैं, मैंने ऑलरेडी तुम्हें कहा काम करना चाहते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू हैव द जॉब्स इन देयर हैंड ड्यू टू मे बी सच रीज़न। एक और नेचुरल डिजास्टर अगर आ जाएगा तो भी उनको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। इसके अलावा दिक्कत सबसे बड़ी ये वाली है, खाना मिलता है लेकिन वो न्यूट्रिशियस नहीं होता। खाना तो मिलता है बट वो न्यूट्रिशियस नहीं है। अब न्यूट्रिशियस नहीं है तो बीमारी होना तय है, ठीक है। हाइजीनिक नहीं है, बीमारी होना तय है। सो जरूरी है कि अगर कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस में रह रहा है जहां पे उसको साफ सुथरा, स्वच्छ और एक हेल्दी फूड अगर नहीं मिल रहा है, तो ये जरूरी है गवर्नमेंट के लिए अश्योर करना कि वो लोग सारे के सारे जितने भी, स्पेशली जितने भी ऐसे केसेस हैं, ऑलरेडी हमने इन सबको देखा, जितने भी ऐसे केसेस हैं इन सभी के पास में फूड की अवेलेबिलिटी हो। यहाँ पर एक चीज़ स्पेशली मेंशन की गई है फॉर विमेन कि इन लोगों को न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता। ऑफ कोर्स इनको ज़्यादा ज़रूरत है, जस्ट बिकॉज इनका जो लाइफ स्टाइल होता है वो बहुत हार्ड वर्किंग होता है, एंड ऐसे में घर की देखभाल से लेकर बाहर का भी काम करना एंड ऑल सच थिंग्स, आज वैसे भी विमेंस डे है, तो इन सब के लिए अश्योर करना ज़रूरी होता है कि इनको न्यूट्रिशियस फूड मिले। तो एक बहुत बड़ा ऐसा तमका है जिसको हमने, मतलब सोसाइटी ने हमेशा से इग्नोर किया है। सो इनको सिक्योर करना ज़रूरी है कि आपको अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा। इसीलिए बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, जैसे कोई बच्चे को जन्म देती है कोई माँ, तो उस टाइम से लेकर आने वाले आगे 1 साल तक के लिए गवर्नमेंट एश्योर करती है कि उनके घर तक न्यूट्रिशियस फूड पहुँचे। हालांकि गवर्नमेंट ने स्कीम्स बहुत अच्छी अच्छी बना रखी है, बट उसी को बेनिफिट मिलता है जो लोग उसको जानते हैं। सभी लोगों तक वो चीज़ नहीं पहुँच पाती। आप जानकर के आपको बहुत ताज्जुब होगा, पूरे भारत के अंदर हर स्टेट के अंदर ये बात तय की गई है, श्योर की गई है कि अगर किसी के भी घर में अगर बच्चे का जन्म होता है तो वो जो लेडी है, अगर उसने अपने आसपास में आंगनवाड़ी जैसे कुछ बहुत सारे सेंटर्स होते हैं विमेंस के लिए, अगर उसमें नाम अपना लिखवा रखा है, तो उसको टाइम टू टाइम जो भी सपोर्ट मिलना चाहिए, चाहे खाने से लेकर के उसके वैक्सीनेशन तक, ऑल सच थिंग्स आर गिवन बाय द गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मुफ्त में सारी चीज़ें मिल रही है, बट वो तभी पॉसिबल है ना जब आप उसके बारे में जानते हो। तो ये सारी चीज़ें हम अश्योर करते हैं। अब देखो, एनटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इसमें अभी तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन मुझे लगा नहीं जो आप
आपको ऐसा लगेगा एनटीएससी में पूछा जा सकता है। दैट इज़ वाई ये वाले बोर्ड्स में हटा दिए गए थे। प्रोबेबिलिटी यही होती है कि इनमें से क्वेश्चन बहुत ना के बराबर बनता है, बट फिर भी हमें पढ़ना ज़रूरी है। दैट इज़ वाई वी आर टीचिंग यू। ओके, सो नेक्स्ट थिंग हियर वी गो कि हमारे इंडिया के अंदर कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो ज़्यादा अफेक्टेड हैं, कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनके ऊपर मतलब जो ज़्यादा आपको अफेक्टेड लगते हैं फॉर दिस। सो जस्ट वेट 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 ओके, सो हमारे भारत के अंदर अगर हम स्टेट्स की बात करें तो मैक्सिमम जो इस तरह की चीज़ें हैं वो आपको मिलती हैं इस वाले बेल्ट में। ये वाला जो बेल्ट है इसके अंदर थोड़ी सी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। हम यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, वेस्ट बंगाल की, छत्तीसगढ़ की, एमपी और महाराष्ट्र के कुछ रीजन्स, ये वाले अगर हम बात करें तो इन जगहों पर आपको फूड की अवेलेबिलिटी कम भी मिलती है एंड कंडीशंस भी आपको थोड़ी सी पैथेटिक मिल सकती हैं। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। पता है सबसे बड़ा रीज़न तो क्या है कि यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है। जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, अब देखो जैसे उड़ीसा हो गया और झारखंड हो गया, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा है तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, मतलब आपने देखा होगा ना, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स का काम करेंगे वो लोग यही काम करेंगे, बट दे कैन नॉट मेक देयर लाइफ स्टैंडर्ड। ठीक है, वो अपनी लाइफ को स्टैंडर्डाइज नहीं कर पाएंगे जस्ट बिकॉज उनका जो जॉब है वो इस तरह का नहीं है। सो वो मजदूरी करेंगे, डेली वेजेस वर्कर्स होंगे, तो उनको तो क्या पता होगा न्यूट्रिशियस फूड क्या है, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा वो होगा नहीं। तो ऐसे में यहाँ पर जो लिटरेसी रेट है वो भी कम होगी, लोगों का पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कम होगी और लाइफ स्टैंडर्ड्स भी काफ़ी नॉमिनल होंगे। दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पर आपको इनसिक्योरिटी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। ओके, सो नेक्स्ट देखें अपन, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि हाँ, नेक्स्ट है आपका हंगर। अब ये देखो हंगर क्या, हंगर एक और एस्पेक्ट है जो इंडिकेट करता है फूड सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी के लिए। हंगर केवल एक एक्सप्रेशन नहीं है पॉवर्टी का, बल्कि ये बताता है कि इसी के कारण गरीबी आती है। अगर आप भूखे हैं तो ही आप कंसिडर किए जाते हैं गरीब। क्यों? क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है तो फिर आप सोच सकते हो अपने किसी काम के लिए। हो सकता है आज आपने 10th नहीं पढ़ी हो सकता है आज आपने 9th नहीं पढ़ी हो, अगले साल पढ़ लेंगे, लेकिन आज अगर आप भूखे हैं तो कल तक आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, आपको आज ही खाना चाहिए। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये कह दो कि ये एक केवल एक्सप्रेशन है, नहीं काम चलेगा इससे। यही गरीबी लेकर आता है, यहां से काम स्टार्ट होता है। हमें यहां पर फूड सिक्योरिटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले उन सभी लोगों को इन्वॉल्व करें, उन सभी लोगों के लिए अश्योर करें कि जो भूख है, जो हंगर है, जो एपेटाइट है, वो चीज़ खत्म हो जाए, सभी लोगों के पास में खाना एटलीस्ट अवेलेबल हो। अब यहाँ पर एक बहुत ही क्लियरिकल चीज़ बताई, मतलब बहुत ही क्लियर कट चीज़ है कि हंगर यहाँ पर क्रॉनिक हो सकती है और सीजनल हो सकती है। तो इसके दो डायमेंशंस बताए गए हैं, वन बाय वन दोनों डायमेंशंस को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन सीजनल हंगर की। देखो अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में समझाऊं ना तो एक चीज़ बहुत अच्छे से जान लेना इसके लिए कि यहाँ पर दो टाइप की हंगर बताई गई। ठीक है, दोनों टाइप के हंगर में एक बहुत ही कॉमन सा एक रिलेशन है। ठीक है, हंगर तो है, भूख तो है, बट यहाँ पर जो सीजनल है, सीजनल में क्या होता है, पूरे टाइम जब भी ऑफ सीजन होता है, जब भी कोई ऐसा पर्सन है जो कहीं पे काम कर रहा है या फिर उसका खुद का खेत है छोटा सा, वहाँ पर उसने हार्वेस्ट ग्रो करी, बट उस हार्वेस्ट के ग्रो होने से लेकर हार्वेस्ट बेचने तक का बीच का टाइम, उस टाइम पर थोड़ी ऐसा होगा कि कच्ची हार्वेस्ट को ग्रो बेच देगा हो। तो ऐसा जो टाइम होता है ना, जो ऑफ सीजन होता है, या बेच दिया, खा लिया, खत्म हो गया, अगली सीजन का वेट कर रहा है, तो ऐसे में ये जो बीच का टाइम होता है, यहाँ पर फूड की शॉर्टेज हो जाती है, तो उसको कहा जाता है सीजनल। और क्रॉनिक का मतलब क्या होगा कि उसको जितनी डाइट चाहिए, जो क्वालिटी उसको चाहिए, जो न्यूट्रिशियस फूड उसको चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। दैट्स क्वाइट सिंपल ना। ऊपर वाला भूखमरी रहेगी, भूखा वो रहेगा, रीजन क्योंकि उसका सीजन ऑफ हो चुका है, तो जितना टाइम उसको मिला है उतने टाइम तक तो उसने हार्वेस्ट ग्रो करके इनकम ले ली, उसके बाद में यूज कर लिया, बट उतनी इनकम नहीं हो पाई कि वो पूरे साल अपना जो लाइफ साइकिल है उसको मतलब प्रोसीड कर पाए। तो ये तो हो गया सीजनल। और दूसरा हो गया कि खाना तो मिल रहा है बट ये उतना क्वालिटी वाइज भी अच्छा नहीं है और क्वांटिटी वाइज भी अच्छा नहीं है। मैं 5 चपाती मुझे खानी है, 4 चपाती मुझे खानी है, मिल ही रही है,
या और उसकी जो क्वालिटी है वो भी उतनी न्यूट्रिशियस नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट के, मैंने कहा ना आपको, डेटाज बहुत फैबुलस होते हैं, मैं खुद ज़्यादा सरप्राइज हो जाता हूँ। वो कहते हैं कि अगर मतलब उनके हिसाब से 1000 रुपये तुमने शहरों में और 816 रुपये गाँव में कमा लिए तो तुम गरीब नहीं हो। वो ये भी कहते हैं कि 2400 कैलोरीज एंड 2100 इन कैलोरीज इफ़ यू आर हैविंग, तो भी आप पुअर नहीं हो। भाई क्या होता है 2000 कैलोरी से? ठीक है, चलिए ठीक है, अपने मुफ्त में आप इतने लोगों को खाना नहीं दे सकते हैं, तो हमारे पास में और क्या ऑप्शन हो सकते हैं उसके बारे में सोचें हम। हालांकि हमारा जो यूथ है वो भी इतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं है, उसको केवल पता है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। किसी से भी आप पूछना उसको, पहली चीज़ तो उसके पास इतनी बड़ी ज़मीनें होगी नहीं, बट अगर होगी भी तो किसी का भी ड्रीम ये नहीं होगा, या किसी भी किसान का और उसके बेटे का ड्रीम ही नहीं होगा कि जो बच्चा है वो बड़ा होकर के किसान बने। ठीक है, रीज़न क्या है? हमने उसको बहुत ही छोटा कर दिया। किसान का जो काम है ना, उसको हमने बहुत ही छोटा आंका है। दिस इज़ द रीज़न कि कोई भी फादर अपने बेटे को ये नहीं कहता, कोई भी किसान अपने बेटे को ये नहीं कहता कि आप किसान बने, जबकि हमारा देश का सबसे प्राइमरी जो इनकम सोर्स है वो क्या है? हार्वेस्ट, एग्रीकल्चर। बट उसका हमने कंडीशन इस तरह का बना दिया है, द पीपल आर नॉट डिजायरस टू बी द फार्मर और डूइंग सच फार्मिंग वर्क। अगर मैं इंडिया के अंदर बात करें, अगर मैं समझाऊं इसको, तो सेल्फ सफिशिएंसी कैसे आएगी हमारे यहाँ? इंडिया इज एक्चुअली एमिंग कि हम सेल्फ सफिशिएंट बन जाएं फूड ग्रेन्स में इंडिपेंडेंस के बाद। यहाँ पर लिखा हुआ आपकी किताब के हिसाब से इंडिपेंडेंस के बाद है, तो लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद भी 5 डिकेड्स, 4 डिकेड तो मानो एवरेज। 1991 के बाद में हमने थोड़ा बहुत सोचा, जब ग्लोबलाइजेशन हमारे सर पर आकर के बैठ गया, कि अब तो हमें भैया सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया जो है हमारे सिर्फ मजे ले रही है। तो ऐसे में हमने अपने आप के लिए ये टारगेट सेट किया, ये एम सेट किया दैट वी नीड टू बी सेल्फ सफिशिएंट। एंड सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए हमने क्या सोचा? हमने सोचा कि हमें ग्रीन रेवोल्यूशन अडॉप्ट करना चाहिए। अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज कर रहे हो तो उसको इस पीक पर, इस लेवल पे करो कि जो रिजल्ट्स हों वो बिल्कुल पहले वाले रिजल्ट से चेंज हो जाए। ठीक है, या जो भी कंडीशन है उसके अंदर जो मैसिव चेंज होता है उसके लिए रेवोल्यूशन लाया जाता है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? हरित क्रांति कहा जाता है इसको। सो ग्रीन रिप्रेजेंट्स द एग्रीकल्चरल फील्ड, तो उसके अंदर जो बदलाव है इस लेवल पे कि पहले वाले से हमारा सिचुएशन, हमारा फेस बिल्कुल अलग दिखे, दैट रिप्रेजेंट द ग्रीन रेवोल्यूशन। सो इंडिपेंडेंस के बाद से बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज बनाई गई जिससे कि हमने अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए बहुत सारे मेजरमेंट्स अडॉप्ट किए, जिससे कि हम हमारे फूड ग्रेन्स को बढ़ा सकें। हमने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, नई स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की एग्रीकल्चर में, जिसका रिजल्ट रहा ग्रीन रेवोल्यूशन। एंड ग्रीन रेवोल्यूशन हैज गिवन अस द अपॉर्चुनिटी कि वी कुड बी सेल्फ सफिशिएंट इन व्हीट एंड राइसेस। दीज आर द 2 मेन इंपॉर्टेंट डाइट ऑफ होल इंडिया। भारत की अगर मैं पूरी पॉपुलेशन की बात करूं तो उनके खाने में 2 चीजें तो हमें मिलती ही मिलती हैं। अरे भैया रुक जाओ, इतना क्यों तुम जल्दी चल रहे हो? मुझे अखिलेश यादव जी का एक जो अभी चल रहा था, एक रैली में उनकी सुन रहा था, तब वो कहते हैं पुलिस वाले को, अरे भैया रुक जाओ, अरे बड़े बदतमीज लग रहे हो तुम। पुलिस वाले को कहते हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए ना, चलो कोई बात नहीं। उनकी सोच, अपनी अपनी समझ और अपनी अपनी इंटेलेक्चुअलिटी है। हालांकि 10 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं यूपी के। होपफुली आप लोग इस बारे में एक्साइटेड होने चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भारत की पॉलिटिक्स में अगर कोई स्टेट है तो वो यूपी है। रीज़न उसका क्या है? हाईएस्ट पॉपुलेशन, हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट्स एंड मान के चलें सबसे ज़्यादा सीट्स लोकसभा की। सो व्हीट एंड राइस ये हो गया। इसके बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन 70s के, अर्लियर 70s के टाइम में जो कंट्री थी हमारी, उसने अवॉइड किया था, और मतलब इस तरह की कंडीशंस हमारे सामने आई जब हमारे पास में फूड ग्रेन्स रहे ही नहीं, बचे ही नहीं। हमारे पास में ऐसी कंडीशन आ गई कि हमें इंपोर्ट करना पड़ गया। उस टाइम पर हमें रियलाइज हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन होना चाहिए। अब इस ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर हुआ क्या था उसको हम समझते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया, हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया। सो व्हाट चेंजेस वी सॉ, उसको यहां पर हम बता रहे हैं। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया ना, सो डायरेक्टली वी इनिशिएटेड और डायरेक्टली वी स्टार्टेड टू हैविंग फूड सप्लाई प्रॉपर, हैविंग प्रॉपर फूड सप्लाई। हमने ये चीज अश्योर कर ली कि जो भी फूड ग्रेन्स हैं, वॉट एवर वी आर यूजिंग लाइक व्हीट, राइसेस या फिर पल्सेस,
उन सभी की एश्योरिटी हमारे यहाँ होगी। हर स्टेट के अंदर हमने इस चीज़ को अश्योर कर दिया कि ऐसा ही कुछ होना चाहिए। इसके साथ साथ जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसने इंक्रीज किया हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी इसके अंदर। साथ ही साथ हमारे यहाँ ग्रोथ रेट बहुत बहुत ज़्यादा थी। पंजाब हरियाणा वो प्लेसेस थे। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन में होता क्या है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स जो होते हैं, HYV सीड्स जो होते हैं, उनको यूज़ किया जाता है। तो तुम जानते हो HYV सीड्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है कि प्लेंटी ऑफ वाटर दे नीडेड। सो पंजाब एंड हरियाणा वॉज एक्चुअली कैपेबल टू हैव सच कंडीशन कि वो कॉप अप कर सकता था कि पानी की अवेलेबिलिटी पंजाब के अंदर नहीं है तो फिर कहीं नहीं है। पंजाब के अंदर बहुत पानी था तो उन्होंने सबसे ज़्यादा बेनिफिट गेन किया इस ग्रीन रेवोल्यूशन में। हालांकि तुमने ग्रीन रेवोल्यूशन आज नहीं पढ़ रहे हो, तुमने बहुत बार पढ़ा है। ये ग्रीन कलर रिलेट कर रहा है आपके हार्वेस्ट को, एग्रीकल्चर को। बाकी ये कलर यहाँ चेंज होता जाएगा और उसके अंदर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो जो मेजरमेंट्स अडॉप्ट किए गए हैं उसको हम जोड़ लेंगे। जैसे वाइट रिलेट्स टू मिल्क, येलो रिलेट्स टू जो भी सरसों है या जो भी मस्टर्ड्स वगैरह वो होता है ना जिससे तेल निकल सकता हो, ठीक है, उससे रिलेट करता है। अब इसके अलावा जैसे आपकी पर्पल कलर है तो वो फ्लावर्स को बताता है, ठीक है, मछली को बताता है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, कलर चेंज होता है रेवोल्यूशंस के अंदर, मतलब प्रोडक्ट्स बदल जाते हैं, ठीक है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीजिंग राइस यील्ड्स, जो राइस के हाईएस्ट प्रोडक्शन जो करने वाले स्टेट्स हैं उसके अंदर इनको सबको सबसे ज़्यादा देखने को मिला इसका बेनिफिट। जैसे तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन सब ने सबसे ज़्यादा बेनिफिट गेन किया राइस को प्रोड्यूस करने में। यूपी हो गया, इसके अलावा आपके प्रोडक्शन झारखंड में, उत्तराखंड में, आसाम में, और इसके अलावा तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में, इन सभी जगह पर हाईएस्ट मैक्सिमाइज दे हैव डन इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, चाहे वीट हो चाहे राइस हो, ओके। और इसके अलावा लास्ट में यूपी MP तो वो प्लेस बन गए थे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में कि भैया अगर आपको वीट की बात तुम कर रहे हो ना तो शरबती मध्य प्रदेश का, यूपी का, मतलब अलग अलग वैरायटी के वो होते हैं ना, राइस हो गया चाहे वीट हो गया, वीट की अलग अलग वैरायटी केवल आपको यूपी और MP में दिख सकता है। MP का सोना सिक्का, कितना मतलब नाम भी देखो ऐसे महंगे महंगे नाम। वेस्ट बंगाल की बात करें तो राइस के मामले में तुम मान के चलना वेस्ट बंगाल हो या फिर आपका तमिलनाडु हो, इन जगहों पर तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब इम्पैक्ट पड़ा, पॉजिटिव इम्पैक्ट इनके प्रोडक्शन में, दैट चेंज द फोटो, पूरी की पूरी फोटो बदल दी। मैक्सिमम लोग जो लोग इस बात के लिए मतलब थोड़ा परेशान रहते थे कि उनको क्या बेनिफिट मिलेगा या वो कैसे यहाँ पे प्रोडक्शन कर पाएंगे, जो पहले हम खुद भी सोचते थे हमारे लिए कि सारा का सारा डिपेंडेंसी है विदेशों पर, नाउ द सिचुएशन वाज टोटली चेंज्ड। अब हम वो लोग बन चुके थे जो लोग सप्लाई करते थे। वी हैव बिकेम कंज्यूमर टू सप्लायर, कंज्यूमर इंपोर्टर टू सप्लायर, वी कुड से, कि हम इंपोर्टर से अब हम सप्लायर बन गया था। इंपोर्ट करने वाले थे, अब हम सप्लाई करते थे। कितनी बड़ी बात है, ग्रीन रेवोल्यूशन ने कितना बड़ा हमें ब्लेसिंग दिया, लोगों को समझाया। बट हाँ, वही लालच का तो खैर ठोर नहीं है। इस ग्रीन रेवोल्यूशन की आड़ में हमने इतना ज़्यादा नेगेटिव या हम कह सकते हैं पल्यूटेड कर दिया एनवायरनमेंट को कि अब इसका नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम जहां पे कल्टीवेशन हो सकता था जिन लैंड्स पे, आज वो बैरन लैंड्स बन चुकी है, बंजर बन चुकी है वो ज़मीनें। अब लगभग हमारा ये वाला जो टॉपिक है आज के लिए हम खत्म करते हैं क्योंकि लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है, मैक्सिमम लोगों ने तो बीच में भी छोड़ दिया होगा। वी विल कंटिन्यू इट टुमारो। तब तक के लिए आप लोग आराम करें, शांत रहें, अच्छे से रहें, मस्त रहें। इसको थोड़ा सा पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, कोई प्रॉब्लम है तो पूछें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस क्लास।